जी वेलकम बैक। नेक्स्ट मैं दावा दूंगा डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब को कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का सेशन था उसके 2 सवाल थे और उन्हीं 2 सवालों पे आज का हमारा सेशन था। एक तो ये था कि अगर आपको किसी टीम का हेड बना दिया जाए तो आप उस टीम की एज ए टीम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, किन किन लेवल्स के ऊपर रख के करेंगे। तो ये टीम आपकी डिपार्टमेंट भी हो सकती है, ये टीम आपकी डिपार्टमेंट में एक सेक्शन भी हो सकता है, या इंडिपेंडेंटली किसी वीवीआईपी फंक्शन को मैनेज करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ ग्रैंड तंबोला पे होता है तो कुछ टीमें हम टेम्परेरी बेसिस पे बना देते हैं, तो हो सकता है उस टीम का इंचार्ज के तौर पे भी आपको दे दिया जाए। तो इस सेशन में जो फोकस होगा वो ये होगा कि आपको मुस्तकिल बुनियादों पर एक टीम दे दी जाए। वो आपका डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो आपका सेक्शन भी हो सकता है, और फिर हम उसकी बुनियाद पर देखें कि आप उस टीम की एज अ होल, सेक्शन की एज अ होल या डिपार्टमेंट की एज अ होल इवैल्यूएशन किन बुनियादों पे करेंगे। और जब आप टीम की इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो सीनियर मैनेजमेंट आपकी इवैल्यूएशन के साथ साथ फिर ये भी देखेगी कि जो आदमी इवैल्यूएशन के लिए मखसूस किया गया है, जिसको सेक्शन हेड बनाया है, जिसको टीम लीडर बनाया है, जिसको डिपार्टमेंट हेड बनाया है, क्या उसमें भी इतनी सलाहियत या क्वालिटीज़ हैं कि वो अपनी किसी टीम की इवैल्यूएशन को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर सके। तो सेकंड क्वेश्चन होगा कि अच्छे परफॉर्मेंस कोच की, यानी टीम लीडर की या डिपार्टमेंट हेड की या सेक्शन हेड की अच्छी क्वालिटीज़ क्या होंगी परफॉर्मेंस की, कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि हाँ, इस आदमी में ये सलाहियत है कि अगर हम इसको ये टीम दें तो इसकी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से ना सिर्फ इवैल्यूएट कर सकता है बल्कि उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट का बायस भी बन सकता है। तो क्विकली टीम की परफॉर्मेंस, अब टीम की परफॉर्मेंस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकती है। आप एज़ पर गोल, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो जो टीम को असाइन करेंगे उसकी बेसिस के ऊपर टीम की वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड बदल जाएगा। बट मैंने वो फोकस रखा है कि आप किसी भी पर्पस से कोई भी टीम बनाएं लॉन्ग टर्म, तो ये सारी चीज़ें 8 चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें हर हालत में शामिल रहेंगी, इनके बगैर शायद गुजारा मुमकिन ना हो। इसके अलावा जितना आप इसमें एबिलिटीज़ डालते जाएँ तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, मगर ये मिनिमम कम अज़ कम ये वो हैं मेरी नज़र में कि जिनके बगैर गुजारा नहीं है टीम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का। यानी ये वो 8 एरियाज़ हैं जहाँ पे आप टीम की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये देखें, नंबर 1 ऊपर से टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़। टीम में जब आप टीम बनाते हैं तो ये देखें जिस काम को अचीव करने के लिए टीम बना रहे हैं उस काम को पूरा करने की टीम मेंबर में सलाहियत है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने टीम बनाई नवीद ज़फ़र साहब ने, और उसमें टीम मेंबर्स के तौर पे कुछ वेटर्स और कुक भी ले लिए। तो ऐसी टीम से इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट टाइम पे और क्वालिटी के साथ मुकम्मल करने की तवक्को कर सकते हैं आप। या बेकरी में एक टीम बनाई कि अच्छी बेकरी आइटम्स हमारी प्रोड्यूस हों और उसमें कुछ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन हायर कर लें आप, तो वो अच्छा प्रोडक्शन देंगे आपकी। तो जब आप टीम बनाते हैं किसी भी एंगल से तो पहले ये देखें जिस काम को अचीव करने के लिए टीम बनाई है उस काम से रिलेटेड लोग भी उस टीम में शामिल किए हैं या नहीं किए। दूसरे लफ्ज़ों में आपने राइट मैन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट किया या नहीं किया। आपकी टीम फॉर्मेशन के अंदर सिलेक्शन और हायरिंग प्रोसेस जो है वो ठीक है या नहीं है। अगर आपने एक काम को सर अंजाम देने के लिए गलत आदमी हायर कर लिया है तो वो गलत आदमी बज़ाते खुद टीम की परफॉर्मेंस में रुकावट बनेगा। सेकेंडली आपका बिहेवियरल इश्यूज़ आ जाते हैं, और बिहेवियरल इशू से मुराद ये है कि आपकी सोशल स्किल्स। जब अच्छे टेक्निकल कॉम्पिटेंट लोग आप एक टीम में रख लेंगे तो अक्सर लोग टीम को छोड़ के या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे टेक्निकली तो मसला कोई नहीं होता, काम तो काम ही करना, इसीलिए आप हायर हुए हैं, मगर या कुलीग का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही होगी, या सेक्शन हेड का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, या डिपार्टमेंट हेड का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, तो जो बिहेवियरल क्लैश आएंगे अक्सर लोग उससे बज़न होकर टीम छोड़ जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाते हैं। अगर आप पूछेंगे, मिसाल के तौर पे एक कुक हमारे पास आता है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आता है,
तो कुकिंग तो वो वहाँ भी करता था, कुकिंग उसने यहाँ भी करनी है, फ़र्क कोई नहीं है जॉब में। मगर उसको छोड़ के यहाँ आने की वो वजह ये बयान करता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मेरी किसी से बनती नहीं है, यहाँ टेंशन देते हैं, काम तो इधर भी वही करना उसने। तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि यहाँ पे ये इशू बहुत कम है, ख़त्म तो नहीं हो सकते, जहाँ इंसान होंगे वहाँ पॉलिटिक्स तो होंगी, मगर वो अच्छे एनवायरनमेंट के लिए आना चाहता है और अच्छा एनवायरनमेंट आपका बिहेवियर्स से बनता है। तो इसको अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आपकी सोशल स्किल्स जो हैं टीम के मेंबर्स के दरमियान, वो देखें कि टेक्निकली अगर एक आदमी अच्छा है मगर उसका सोशल बिहेवियर ऐसा है जिससे दूसरे लोगों को अपने टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ को अप्लाई करने में दुश्वारी पेश आती है, उस शक्ल में भी वो आदमी टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो के भी टीम का बेड़ागर करेगा अपने बिहेवियर की वजह से। थर्ड है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें दो चीज़ें आती हैं आपकी। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि जो टास्क मैनेजमेंट ने उस टीम लीडर को दिया है क्या वो एग्जैक्टली उसी तरह अपने टीम मेंबर्स को भी कम्युनिकेट किया या नहीं किया। तो टीम लीडर को मैनेजमेंट ने मुकम्मल ब्रीफ कर दिया है मगर टीम लीडर ने टीम मेंबर्स को ब्रीफ नहीं किया उस तरह से कि जिस तरह मैनेजमेंट चाहती है कि सबको पता हो हम किस पर्पज़ के लिए इस टीम को फॉर्म किया है और हम क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो टीम लीडर को एक्सपेक्टेशंस का पता है, टीम मेंबर्स को नहीं पता। तो होता क्या है कि आमतौर पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन से भी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो जब आप इवेलुएट करते हैं मुख्तलिफ एंगल से तो आपने ये भी देखना होता है कि वो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली होगी या नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका ऑप्शन होगा कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि जब आपने कम्युनिकेट कर दी है मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, तो कोऑर्डिनेशन में फॉलोअप आएगा आपका, आपकी डेलीगेशन आ जाएगी। आपने डेलीगेट किया फिर फॉलोअप भी रखें, कोऑर्डिनेट रखें, कोऑर्डिनेशन रखें उनके साथ, ताकि जो आपने वर्बली डिलीवर किया क्या आप वहाँ पर पॉसिबिलिटी है उन तक वो चीज़ पहुँचने की या नहीं। फिर फोर्थ एरिया है टाइम मैनेजमेंट और डेडलाइंस का, कि जब आप टीम की वैल्यूएशन कर रहे हो तो सारे अच्छे हैं, बिहेवियर भी अच्छे हैं, टेक्निकल कॉम्पिटेंट भी हैं, कोऑर्डिनेशन भी बड़ी अच्छी है, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, मगर अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होना और डेडलाइन मीट नहीं होनी तो उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कंप्लीशन, रिजल्ट्स, डेडलाइंस, उसी से आपकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होता है। क्योंकि डेडलाइन और टाइम मैनेजमेंट, ये दो, टाइम मैनेजमेंट से आप डेडलाइन को फोकस करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में आपके सारे वो चीज़ें आ जाती हैं। तो असल पर्पस जिसके लिए टीम बनाई है वो प्रोजेक्ट की अचीवमेंट है या रिज़ल्ट की अचीवमेंट है। अगर वो अचीव नहीं हुआ और बाकी सब ठीक है तो बाकी सबको आप किससे कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस में। आपने ये देखना कि हमने जो जिस प्रोजेक्ट के लिए टीम बनाई थी उसको टीम अचीव नहीं कर पाई प्रॉपर टाइम के ऊपर, डेडलाइन के ऊपर, और अक्सर टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, कोई वक्त पे आ गया। अब ऑपरेशनल सिचुएशन में होता ही है कि एक आदमी का काम दूसरे आदमी के काम के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे एक दीवार है पेंट करनी, उसके साथ इलेक्ट्रिशियन का भी काम है उस दीवार पे तो पेंटर शायद उस वक्त तक पेंट ना करे जब तक इलेक्ट्रिकल का काम ना हो जाए, ताकि उखाड़ पिछाड़ के बाद फिर वो अपना प्रॉपर्ली पेंट करे, दीवार ठीक करे। बाज़ का टेक्निकली एक आदमी का काम दूसरे आदमी के काम के साथ कनेक्टेड होता है एज ए टीम। तो टाइम मैनेजमेंट में वही चीज़ें आ जाती है कि टाइम इस तरह से मैनेज हो कि हर आदमी टाइम पर अपने प्रोजेक्ट पे मौजूद हो ताकि ऑपरेशंस में हार्मनी पैदा हो सके। पांचवी चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करेंगे, टीम के डिसिप्लिन को कैसे इवेलुएट करेंगे परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप ये देखें कितने आपने वार्निंग लेटर इशू किए, किस आदमी का डिसिप्लिन है, किसके डिसिप्लिन के इशू हैं, कितने डिसिप्लिन आपने डॉक्यूमेंट किए हैं, और वो कौन सा डिसिप्लिन का इशू था जिसको आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया और आगे चल के वो प्रॉब्लम बना है। और जब आगे चल के प्रॉब्लम बना है तो आप सोचते थे कि काश मैंने पहले डॉक्यूमेंट किया होता ताकि इस वक्त मैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की पोजीशन में होता। और डिसिप्लिन का जो है वो यहाँ से पता चलता है कि आपके टीम मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन कितने पता हैं।
जब उनको ये नहीं पता होगा कि कौन सी चीज़ डिसिप्लिन में आती है और कौन सी चीज़ मिसकंडक्ट में आती है, तो उनके लिए शायद मैनेज करना भी मुश्किल हो और आपके लिए एवेलुएट करना भी मुश्किल हो जाएगा। सक्सेशन प्लानिंग आ जाएगी। तो आप ये देखिएगा टीम परफॉर्मेंस में कि आपके टीम में जो कुछ लोग सीनियर होंगे, कुछ लोग जूनियर होंगे, कुछ लोग इक्वल होंगे। तो आप ये देखें कि जो सीनियर हैं, जो उसी टीम में टीम का हिस्सा होते हुए बाकी सबको लीड कर रहे हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, वो सीनियर्स अपने जूनियर से काम तो ले रहे हैं, मगर क्या उनसे काम लेने के साथ साथ उनकी सलाहियतों में इस सेंस में इजाफा कर रहे हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो तो इन्हीं में से चंद टीम मेंबर्स को प्रमोट करके हम किसी अच्छी नए सेक्शन हेड की पोजीशन पे लगाएं। तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ही है कि आप टीम की परफॉर्मेंस को जब आप इवेलुएट कर रहे हो, देख रहे हो मुख्तलिफ लोगों को, तो उस टीम की परफॉर्मेंस में जो सीनियर लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये देखें कि इन्होंने सिर्फ रूटीन का काम इनसे लिया है या इनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करके इनको कल के लिए कोई विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रमोशन की पोजीशन निकलती है तो ये क्या उसके लिए रेडी भी होंगे या नहीं होंगे। तो काम लेना और साथ साथ में तरबियत इस सेंस में करना कि ये फ्यूचर की प्रमोशंस के अहल हो जाएं, वो भी आप इसमें परफॉर्मेंस में देखेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हम रूटीन में चलते हैं कि टीम साथ साथ जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है या अपने ऑपरेशनल इश्यूज़ में है, तो क्या टीम के मुख्तलिफ मेंबर्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि कहाँ उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि उनकी ऑपरेशनल इफेक्टिविटी एफिशिएंसी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो उसके लिए फिर आप देखते हैं कि टीम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कितनी दिलचस्पी लेती है। और फिर आपका 8वां हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस भी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से ही निकलता है आपका। तो आपके टीम के मेंबर जब मुख्तलिफ तबीयतों के होंगे, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, तो मुख्तलिफ लोगों को इस तरह से मैनेज करना कि विदाउट क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट वो प्रोजेक्ट पे फोकस रह के उसको कंटिन्यू करें। वो तभी मुमकिन है जब आपको टीम मेंबर्स के दरमियान एक्सपेक्टेशन का क्लैश है, बिहेवियर्स का क्लैश है, कंप्लेंट्स के इश्यूज़ हैं, जो इंसानी मामलात में कहीं भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए जो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो टीम की। तो उस वक्त सबको बिठा के किससे किस तरह से बात सुननी है, किससे किस तरह बात करनी है। तो एक दूसरे की बात सब्र व तहम्मुल से सुनने का भी फ़न होना चाहिए और फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि वो विन विन सिचुएशन हो। एम्प्लॉय को ऐसा ना लगे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है और ऑर्गेनाइजेशन भी ये ना समझे कि एम्प्लॉय को खुश करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिसिप्लिन को वायलेट किया गया। और जब मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय को ये एहसास ना हो उसके साथ ज़्यादती हुई, इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय गलत है तो उसको उसकी गलती इस तरह से समझाना कि वो समझ आए कि मैंने गलती की है, जिसका एज़ पर ऑर्गेनाइजेशन ये वार्निंग मिलेगा, एडवाइस लेटर मिलेगा, टर्मिनेशन है, रेजिग्नेशन है। वो अपनी गलती पे फोकस करे, ये मत समझे कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। उसको ये बताएं एम्प्लॉय को कि भाई तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर तुमसे जो ये गलती हुई है ये हम गलती पे फोकस कर रहे हैं, एम्प्लॉय पे फोकस नहीं करें। टीम मेंबर पे फोकस करने की बजाय, उसकी शख्सियत पे फोकस करने की बजाय उससे जो गलती हुई है उस पे फोकस करें। तो जब उसको ये तसल्ली होगी कि काम में मुझसे गलती हुई है जिसकी पूछगिछ की जा रही है, मुझसे ज़ाती तौर पे मेरे सेक्शन या डिपार्टमेंट हेड को नापसंदीदगी के इश्यूज़ नहीं मेरे साथ, तो ये इसमें इसके हैं। अब सेकंड सवाल ये था कि अच्छी क्वालिटी गुड परफॉर्मेंस के लिए अच्छा कोच होना या अच्छा टीम लीडर होना, उसके लिए क्या क्या सलाहियतें अब चाहिए होंगी। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इन्वॉल्व करूँगा नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से पहले। आपके ख्याल में आप हमें नोट कर लीजिएगा जो सलाहियतें ये बताएंगे, एक एक करके अगर आप में से शेयर करें कि कौन सी अच्छी खूबी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए टीम लीडर में, जिससे वो अपनी टीम को सारे एरियाज़ में ना सिर्फ इवेलुएट करने की पोजीशन में हो बल्कि इसको अच्छी तरह प्रमोट भी करे, ग्रो भी करे। क्लियर गोल, क्या क्लियरेंस ऑफ गोल, क्लियरेंस ऑफ गोल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कौन है? ये एक मिनट है, मुझे पता चले आवाज़ कहाँ से आई। डिसीजन मेकिंग आप मॉडल होना चाहिए, है रोल मॉडल होना चाहिए। अच्छा, मैं मॉडल होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट। सर ये जितने क्राइटेरियाज लिखे हैं टीम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए, ये सारे उसके अंदर होने चाहिए। हाँ जी। अच्छा, अनवर कुछ कह रहा था। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कर लें। ट्रस्ट उन्होंने कहा था, कॉन्फिडेंस आप कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट होनी चाहिए। क्या Smiling. है?
स्माइलिंग होना चाहिए। स्माइलिंग अगर मैं ये कहूँ आपकी बात को थोड़ा सा, यानी बात ठीक है, मगर लफ्ज़ ये मैं कहूँ कि अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, ताकि कभी स्ट्रेस के मामलात में, कॉन्फ्लिक्ट में वो अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ भी बात का स्ट्रेस को और गुस्से को कम करने में मदद देती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये तो आ गई ना, कोशिश करें जो यहाँ मेंशन है वो ना हो, उसके अलावा कोई, क्योंकि ये भी 8 क्वालिटीज़ आपके पास। हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप में कौन सी क्वालिटी है? लीडरशिप तो बहुत सारी क्वालिटीज़ का मजमूआ है ना, तो उसमें कौन सी क्वालिटी ऐसी है? सारी क्वालिटीज तो सियासी भी आना। और जी अच्छा, मैंने जब ये स्लाइड डिज़ाइन की थी तो मैंने सोचा था कि वो असद की बात बिल्कुल ठीक है कि जिन जिन एरियाज़ में लीडर अपनी टीम को इवेलुएट करेगा वो तभी अच्छी तरह इवेलुएट कर सकेगा जब उन्हीं एरियाज़ में ख़ुद भी कॉम्पिटेंट होगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसे बिहेवियरल स्किल्स में है, ये सारी की सारी एरियाज़ अच्छे टीम लीडर में होंगी तो वो इनको इवेलुएट कर सकेगा। मगर इन्हीं में से चीज़ें निकाल के, जैसे बिहेवियरल या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आप आ जाएँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो डिप्लोमेसी और टेक्टफुलनेस, यानी हिकमत से, इससे मुराद हिकमत है। एक डिप्लोमेसी का लफ्ज़ नेगेटिव भी है ना, कि मामलात को रफा दफा करके सबको बेवकूफ़ बना के सबको खुश कर दें, उस सेंस में नहीं। हिकमत से मुराद है कि कौन सी बात कहाँ करनी है। हाँ जी, मिट्टी पाओ। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट लिख दिया। अच्छा, कम्युनिकेशन में हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं, सबसे मुश्किल चीज़ कम्युनिकेशन में, हम सब कम्युनिकेट करते हैं, बट जो सबसे टफ स्किल है कम्युनिकेशन में वो वर्बल सेल्फ डिफेंस है। अगर आप गूगल पे जाके वर्बल सेल्फ डिफेंस या amazon.com पे करें तो हज़ारों किताब में सिर्फ वर्बल सेल्फ डिफेंस के ऊपर है कि ज़ुबानी कलामी जब आप पे अटैक होता है, हाँ वो दफ्तरी मामलात हों, इमोशनल अटैक्स होते हैं, तो ज़ुबानी आपने दिफा कैसे करना अपने नुक्ता नज़र का किसी को हर्ट किए बगैर। और वर्बल सेल्फ डिफेंस की सबसे अच्छी मिसाल दूँ जो आप सब देख चुके हैं, तो वो एक रुका हुआ फ़ैसला हमने दिखाई थी, 12 एंग्री मैन, कि 11 कहते हैं इसने कत्ल किया और एक कहता नहीं किया। तो जो एक कहता है उसने वर्बल सेल्फ डिफेंस के ज़रिए 11 को मनवा लेना कि जिसने किया था, उसकी बेहतरीन मिसाल वो है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो बज़मी साहब ने कहा कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होंगे टेक्निकल एरियाज़ में, और बिहेवियरल इश्यूज़ के ऊपर भी अगर आपने डिस्कस करना है, तो बिहेवियर्स, मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है, शरीफ एम्प्लॉई होना और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई होना, इसमें भी फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? वो शरीफ तो है मगर उसको काम में इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, काम इतना नहीं है। ये पर्सनल ट्रेट है, सलाहियत है। शराफत, और वो जो है वो उसका ऑफिशियल ट्रेट है। हाँ, बाज़ का होता है ये कि एक एम्प्लॉई बॉस के साथ बहुत अच्छा होता है, शरीफ है, घर का सारा काम करेगा, उसको दफ्तर का कोई काम नहीं आता। तो बाज़ का घर के काम के उसको सारे नंबर दफ्तर के काम के खाते में मिल जाते हैं। तो शरीफ जी क्या कह रहे हैं? अच्छा हमारे इर्द गिर्द हर तरफ सैंपल है। मतलब कि इसकी मिसाल अगर यूँ लें कि अच्छा शौहर और कॉम्पिटेंट शौहर, कॉम्पिटेंट शौहर वो है अच्छा कॉम्पिटेंट शौहर है वो है जो बॉस को खुश रख सके, और अच्छा शौहर जो है जो बीवी को खुश रख सके। तो बहरहाल फिर इसमें सोशल, 5वीं सोशल स्किल्स आ जाएंगी। दोनों काम दुए शेयर लाने के बराबर है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट शुरू में अलग से मेंशन किया है, मगर सोशल स्किल्स में आपका यूँ कह लीजिए मैनर्स और एटिकेट्स, यहाँ पे तो डबल टाइप हो गया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मगर सोशल स्किल्स में आप डाल लीजिए मैनर्स और एटिकेट्स। आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, जितने मर्ज़ी हाईली कॉम्पिटेंट हों, अगर आपको बात करने के बेसिक मैनर्स और तमीज़ नहीं है, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। और मैनेजमेंट बुक्स में एक बड़ा अच्छा जुमला है कि पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे जस्ट नो हाउ मच यू केयर। कि लोग परवाह नहीं करते आपको कितना आता है, वो ये देखते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। इसलिए हमारा जो क्लब में एक ऑर्गेनाइजेशन हमने एक कल्चर डेवलप किया है, ये कल्चर आपको मेडिकल पॉलिसीज़ में नज़र आएगा, इमरजेंसी सिचुएशंस में नज़र आएगा, कि हम बाज़ का वहाँ तक एम्प्लॉई के साथ जाते हैं जो ऑफिशियली हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है करने के। सिर्फ क्या है कि केयरिंग कल्चर डेवलप किया है
एक अच्छा मैनर्स के साथ कल्चर डेवलप किया। हमारे यहाँ के अगर हमने किसी को खुदा हाफिज़ भी कहना हो तो कोशिश करते हैं खुदा हाफिज़ कहें, मगर उस खुदा हाफिज़ के प्रोसेस को एम्प्लॉई मैनेजमेंट दुश्मनी में ना बदलें। हमारा काम सिर्फ एक जो ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्टिविटी है उसको ब्रेक करना है, एम्प्लॉई को ब्रेक करना नहीं होता। आप कह रहे सर कि सांप भी मरे और लाठी भी नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, नंबर 6 रूल्स एंड रेगुलेशन। ये नीचे वो डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन मेंटेन कर ही नहीं सकते एज अ टीम लीडर अगर आपको खुद रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता। और फिर ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से कि अगर आप अच्छे ट्रेनर नहीं हैं, अच्छे कोच नहीं हैं, अच्छे स्पीकर नहीं हैं, तो आप मोहताज हो जाएंगे किसी और के ट्रेनिंग स्किल्स के। मगर जो चीज़ आप में खुद नहीं है, जिसकी वजह से आप खुद ये डेलीगेट कर रहे हैं एबिलिटी किसी और को, तो फिर आप उसको भी वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे कि वो अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है या बुरी ट्रेनिंग दे रहा है। बस एक प्रोसेस आपने उसको हैंड ओवर कर दिया, मैनेजमेंट को कह दीजिए मैंने इनको ट्रेनिंग में डाल दिया, मगर ये नहीं पता कि जिस ट्रेनिंग में डाला है वो ट्रेनिंग एक्टिविटी है या एंटरटेनिंग एक्टिविटी है। ठीक है। तो यही टोटल 3 स्लाइड हैं, यही आपकी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ट्रेनर आ जाएंगी। और ये आपके 2 सवाल अब हो गए कि आपने अपनी टीम को एवेलुएट कैसे करना है, टीम की परफॉर्मेंस को, और टीम लीडर को कैसे करना है। अच्छा सॉरी, विजनरी से मुराद ये है कि वो सक्सेशन प्लानिंग मैंने लिखी थी ना, कि जब आप अपने रूटीन ऑपरेशंस में लोगों से काम ले रहे हैं एज अ टीम लीडर और अभी तक आपको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी या नहीं करेगी, मगर आप किसी में टैलेंट देखते हैं, स्किल्स देखते हैं, तो आप, या अगर आपके नॉलेज में है या नहीं भी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन का, ग्रोथ का आपको नहीं पता, तो इतना तो पता ना कि मार्केट में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो आप इंसान का भला करते हुए, यानी जो मैं सोचता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, कि आप उस एम्प्लॉई में अगर टैलेंट देखते हैं तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार ना करें। जैसे मैं कहता हूँ बाज़ का कभी सारी उम्र इसी पोजीशन पे रहना, आगे ग्रो नहीं करना आपने। तो ग्रो करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दुनिया में भी ख़त्म हो गई है। आप ग्रोथ प्रोसेस स्टॉप ना करें अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने को प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च नहीं किए तो। और जब आप इस सेंस में उसको कहें अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करें, अपनी क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, और अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो वो आपको तैयार पाएगी तो आपको पिक कर लेगी। अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटी फ़ौरन आती है बगैर बताए। अक्सर लोग कहते हैं मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दें तो मैं मेहनत करके इसको अपने लिए जस्टिफाई कर दूंगा, मगर इस शर्त पे नौकरी भी कोई नहीं देता जी। पहले आप मुझे हायर कर लें, फिर मैं सर्टन कोर्सेज कर लूँगा, सर्टन मेहनत कर लूँगा, फिर मैं अपने आप को इसके लिए जस्टिफाई कर लूँगा। इस कंडीशन में नौकरी भी कोई नहीं देता। तो उसका टीम लीडर का काम ये होगा कि वो ये विज़न जहन में रखे एम्प्लॉई की ग्रोथ का भी, और ये भी जहन में रखे कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बंदे तैयार करके किसी और जगह बाहर भेजने शुरू कर दें। नहीं, मुराद ये है कि आप ये जहन में उसको बताएं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ के चांसेस हैं। वो इस सेंस में भी हो सकता है कि कल को हो सकता है आपका कोई सेक्शन हेड छोड़ जाए, या एक्सपेंशन अगर हो रही है तो मज़ीद नए सेक्शंस डेवलप करने पड़े, मज़ीद नई टीम्स बनानी पड़े मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स की एक्सपेंशन के नतीजे में। उस वक्त उस पोजीशन के लिए लोग तैयार होने चाहिए। तो अगर आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो टैलेंट मिलता है उसको पॉलिश करते रहें। हसन साहब को पता है कई हमारे ऐसे कैशियर थे जिसको हम पॉलिश करते रहें, बाद में वो रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन पे चले गए। इसी तरह कई लोग ऐसे थे जो डिश वॉशर की पोजीशन पे हायर हुए थे, उन्होंने मेहनत की, साथ में पार्ट टाइम उन्होंने कहा हम किचन में भी काम करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो अपनी ड्यूटी आवर्स पूरे करके उन्होंने 2-3 घंटे किचन में भी काम किया, अब वो कुकिंग में भी काम कर रहे हैं। ये विजनरी अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो आदमी अपनी जिस पोजीशन पे काम कर रहा है उसमें टैलेंट देखें, तड़प देखें, सीखने की जज्बा देखें, और उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो अपने काम से हट के दूसरे कामों की तरबियत ले ले, ताकि वहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी, ज़रूरी नहीं उसकी अपनी टीम में हो, किसी और सेक्शन की टीम में भी हो सकती है, तो वो आप उसको पुश करके उसको बेहतर पोजीशन पे ले जाएं। तो ये रैंक एंड फाइल से लेके टॉप लेवल तक सबके लिए है। विजनरी का मतलब है कि बियॉन्ड द कैपेसिटी आपने एक चीज़ को देखना, यानी हर एक की एक कैपेसिटी है, जो लीडर होगा वो से आउट ऑफ द बॉक्स। विजनरी का मतलब एग्जैक्टली विजनरी का मतलब ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की सलाहियत रखता हो जो आम हालात में नज़र नहीं आती। विजनरी अप्रोच का तमाम तर दारोमदार उसकी इमेजिनेशन के ऊपर,
और वो दूसरों के मतलब या ऑर्गेनाइजेशन के मतलब किस तरह से सोचता है, इस सेंस में है। तो इससे मुराद ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, ये मेरी अब ऑफिशियल प्रेजेंटेशन यहाँ तक थी, ख़त्म हो गई। अब हम सवाल जवाब लेते हैं अगर किसी का। जी, परफॉर्मेंस में रिवॉर्ड का भी गोल होता है, मतलब एज ए टीम लीडर मतलब रिवॉर्डिंग और एक्नॉलेजमेंट वो किस पॉइंट के अंदर आती है? वो आपका आ जाएगा डिसिप्लिन में आ जाएगा। देखना, जहाँ डिसिप्लिन में हमने पनिशमेंट की बात की, तो डिसिप्लिन मैनेज रखने पे रिवॉर्ड की भी बात है। वर्बल भी मोरल हाई करने के लिए एग्जैक्टली जिस तरह हम बिलिंग में करते रहे, जब इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकवरी होती रही है फ्यूचर में, पास्ट में, तो हम जिस तरह वो करते रहे, इस तरह जैसे F&B में हमने किया था कि एज अ टीम जब उन्होंने मुख्तलिफ फंक्शंस को बड़े अच्छे तरह ऑर्गेनाइज़ किया, तो हमने कैश की भी अप्रिसिएशन रखी थी और अप्रिसिएशन लेटर्स की भी रखी थी। इसी तरह सिक्योरिटी में आप देखेंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ टीम्स में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो डिसिप्लिन से मुराद सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, रिवॉर्ड भी है। डिसिप्लिन ब्रेक करने पे क्या होगा और डिसिप्लिन मैनेज करने या मेंटेन रखने पे क्या होगा? सर इसमें जी। ये जो पॉइंट नंबर 6 है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये पहला जो पॉइंट है टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, टीम तो बनती ही उस वक्त है जो कैपेबल हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो सेट किया था। ठीक है, रॉ लोगों से तो बनाई नहीं जाती। वो अगर ऐसी टीम बनाई जाए, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा जो है आपने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप फिर उनकी ट्रेनिंग कराएं और डेवलपमेंट, और उसके बाद उनको कहेंगे ये गोल, या ये है कि वो तो आपके पास एक टारगेट आ गया, आपने जो उसमें कॉम्पिटेंट लोग थे वो आपने चुन लिए और उसके बाद जो है ना उनको कहा कि आप इसको अचीव करें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसमें नहीं, उससे मुराद ये है कि ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी से आपने एक बेसिक टीम तो फॉर्म कर ली ना। जब आप उसको प्रोजेक्ट में या ऑपरेशंस में डालेंगे तो आगे हालात और वाक़यात ये पहले से तो नहीं पता होता, कुछ चीज़ें बिल्कुल ब्रांड न्यू होती हैं। उस वक्त अपनी अकल से, समझ से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को जहन में रख कर उन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को मैनेज करना कैसे करना है, ठीक है ना। टेक्निकल कॉम्पिटेंट तो हैं वो, किसी गेस्ट ने आके बदतमीज़ी कर दी वेटर के साथ, ठीक है ना। अब वेटर अपने काम में टेक्निकली तो कॉम्पिटेंट है, मगर उस गेस्ट के एंगर को कैसे मैनेज करना है, उस गेस्ट के साथ उसकी जो कंप्लेंट हैंडलिंग कैसे करनी है, तो उसमें बिहेवियरल इश्यूज़ भी आएंगे ना। कई ऐसी कंप्लेंट्स होंगी जो बिल्कुल ब्रांड नहीं होगी, शायद उसने ज़िंदगी में कभी ना हैंडल की हो। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो ऑपरेशंस में जहाँ अनएक्सपेक्टेड एरियाज़ ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू नए होते हैं, या यूँ कह लीजिए जैसे कैशियरिंग का सिस्टम मैनुअल था पहले हमारे यहाँ, फिर सॉफ्टवेयर बना, फिर उसके बाद कैशियर को हमने ट्रेनिंग, तो कॉम्पिटेंट तो वो पहले भी थे, मगर एक नई एबिलिटी या एक नया फंक्शन ऑपरेशंस में ऐड हुआ, उस नए फंक्शंस को चलाने के लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड थी। तो इससे मुराद ये है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रोल असिस्टेंस का होगा, रिप्लेसमेंट का नहीं। यानी वो टेक्निकली इनकम्पिटेंट है कोई एम्प्लॉई, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसकी वो टेक्निकल इनकम्पिटेंस रिप्लेस नहीं करेगी, उसको असिस्ट करेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा था टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में जो चीज़ डिस्कस की थी कि जब आप हायर करते हैं तो उस वक्त अगर डिसीजन ठीक नहीं होगा तो आपके ऑपरेशन में मोस्टली टाइम आपका स्पेंड हो रहा होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, प्रोजेक्ट पे नहीं, क्योंकि आपने गलत बंदा हायर कर लिया। अब सारा आगे टाइम जो है उसको ठीक करने पे लगाएं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसलिए लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि आम तौर पे हायरिंग गलत होती है, बंदा गलत रख लिया और फिर ट्रेनिंग सेक्शन के सपोर्ट कर दिया आप इसको ठीक करें। और जब हायरिंग चौकें गलत हुई है, तो जब हायरिंग गलत हुई है तो वो ट्रेनिंग से भी ठीक नहीं होगा, तो ब्लेम कर दिया जी ट्रेनिंग ठीक नहीं इसलिए वजह बंदा काम नहीं करता। तो कई इश्यूज़ में आप ये देखिएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वहाँ काम करती है जहाँ पे राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, ताकि टेक्निकली वो अपने फील्ड में साउंड हो। उससे एडिशनल एरियाज़ में जहाँ पे नए फैसिलिटीज़ या नए टेक्नोलॉजी होती है प्रोजेक्ट में, या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, उन एरियाज़ में फिर आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काम आती है। हिसाब सर जो आपका पहला था वैल्यूएशन ऑफ टीम परफॉर्मेंस, उसमें अगर हम देखते हैं कि टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, 100% है, लेकिन एक दो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी वीक है परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि ओवरऑल क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उन इंडिविजुअल्स की लेट्स सपोज ए बी इंडिविजुअल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कवर हो रही है, वो शो नहीं हो रही। एक तो चीज़ कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और ये हम ले लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो शायद हो जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि हम उसको चूँकि शॉर्ट टर्म है ये, तो ट्रेनिंग का हम चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कि हम उनको ट्रेनिंग भी दे सकें, तो हम उनको
कितना किस तरह से कैपेबल बनाएंगे कि एटलीस्ट वो टीम के साथ चल सके? इसमें है कि जब आप टीम की एज अ होल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं ना, तो होल इवेलुएशन उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इंडिविजुअल इवेलुएशन के प्रोसेस से ना गुजरें। मतलब सर, इस तरह से अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ और उस कंप्लीशन भी होगी, इन टाइम कंप्लीशन भी होगी, क्वालिटी वाइज भी अच्छा था, टाइम वाइज भी अच्छा था, कॉस्ट वाइज भी ठीक था, लेकिन इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप प्रोजेक्ट के एंड पे आएंगे और एज अ होल टीम को इवेलुएट करेंगे, ठीक है ना, तो एज अ होल टीम को आप करेंगे ना प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट के साथ कि बड़ा अच्छा हो गया सारा। मगर जब आप टीम की इवेलुएशन करते हैं ना एज अ होल, तो उस होल के अंदर इंडिविजुअल इवेलुएशन इंक्लूडेड है। जब आप इंडिविजुअल, क्योंकि टीम एज अ होल तो कुछ भी नहीं है, लोगों के मजमूए का ही नाम है ना, तो इंडिविजुअली आप पहले उनको इवेलुएट करेंगे, फिर आप देखेंगे एज अ होल टीम में किस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस का रेशो ज़्यादा था, किसका प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में इनपुट ज़्यादा था। तो टीम एज अ होल तो तब आप करेंगे ना जब आप उसके होल के प्रोसेस के अंदर पहले आप इंडिविजुअल का प्रोसेस चलाएंगे, तो फिर आप उसके बाद सेकंड स्टेप पे होल पे आएंगे। इसलिए होल की इवैल्यूएशन विदाउट इंडिविजुअल इवैल्यूएशन मुमकिन नहीं होगी। और जी अगर इजाज़त हो तो इन्हीं के क्वेश्चन में कि टीम की अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है किसी एक की, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने से पहले हमें एक इसी में एक टीम परफॉर्मेंस में टेंशन थ्योरी हम लोग करते थे मैनेजमेंट, उसमें वो 5 स्टेप्स हैं टेंशन थ्योरी के। वो ये कहता है कि जी टीम अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला उसका था कि जी लैक ऑफ ट्रस्ट, कि जो टीम की इन्वायरमेंट है या टीम के ऊपर जो टीम लीड है, लैक ऑफ ट्रस्ट उसका हो सकता है। फेयर ऑफ कन्फ्लिक्ट उसका दूसरा एक कंपोनेंट था उसकी थ्योरी का, कि इस वजह से भी कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाते कि कन्फ्लिक्ट के से खौफ ज़्यादा होते हैं कि अगर मैंने ये कर दिया तो कहीं कन्फ्लिक्ट ना रेज हो जाए। फिर उसी के अंदर उसका एक पॉइंट था कि इन अटेंशन ऑफ टू रिजल्ट, के रिजल्ट के ऊपर वो अटेंशन नहीं दे पा रहे होते हैं, उसकी कुछ रीज़न होती हैं। फिर होता है एक चीज़ कि आपकी अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि उस इन्वायरमेंट टीम में अगर आपकी एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर नहीं है उसकी, तो उस वजह से भी कुछ लोग उसमें से स्किप हो जाते हैं कि अगर तो यहाँ तक अकाउंटेबिलिटी है नहीं, अज्यूम कि 4 लोगों की एक टीम है और उसमें से एक टीम ये मेंबर समझता है कि अगर तो अकाउंटेबिलिटी एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो वो अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहा है सही, तो जिस तरह बाकी लोग हैं उसी तरह वो, तो अवॉइडेंस ऑफ जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी एक फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से टीम मेंबर समटाइम सही परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। इसी तरह एक और उसमें पॉइंट है वो मुझे याद नहीं, वो मुझे आपके से वो याद है। तो टीम की परफॉर्मेंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रही होती हैं, उसको हमें पहले करना चाहिए, फिर हम देखेंगे टीम मेंबर की जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, इसके अंदर कहीं फॉल्ट तो नहीं कर। सर ये जो अभी मकबूल साहब ने पढ़ाया था क्वालिटीज ऑफ लीडर, उसमें एक पॉइंट था। अच्छा, इसमें एक मिनट वो ये क्लियर हो गया उनका? सर उन्हीं के बाद से मैं थोड़ा सा देख रही थी, तो इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज रिव्यू जो पॉइंट था वो इससे रिलेट करता था, क्योंकि देखिए अगर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, मैं उधर आता हूँ। अब मुबीन साहब का आ गया पॉइंट समझ, अब इनका वापस इन्हीं के सवाल की तरफ आते हैं कि इंडिविजुअल का कैसे करेंगे। टीम परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब हरगिज़ नहीं है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता आप किसी को रिव्यू नहीं कर सकते। हम ये ओवरऑल अज्यूम कर रहे हैं कि एक टीम बना दी और उसकी ज़िम्मे एक प्रोजेक्ट आपने कर दिया और उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद जब एज अ टीम एज अ होल आप ये रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस का, तो फिर क्या होगा। मगर डे टू डे बेसिस पे अगर आपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी है, एक डिसिप्लिन का इशू भी है, ठीक है, और कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। तो डेली बेसिस के ऊपर जब आप अपने लोगों से काम ले रहे होंगे तो इनकम्पिटेंट बंदा छुपेगा तो नहीं, कंप्लेंट कहीं ना कहीं जनरेट होगी ना, किसी का काम तो लेट होगा ना, या उसका अपना काम लेट होगा या किसी का काम लेट होगा। तो अगर डेली बेसिस पे आपका फॉलोअप उसके साथ रहेगा और आप अपनी टीम को डेली बेसिस पे भी मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि डेली बेसिस की मॉनिटरिंग ही एंड पे जाके टीम की एज अ होल परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है।
अगर आप प्रोजेक्ट की कंप्लीशन तक किसी से पूछे ही ना तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। मगर आप डेली बेसिस पे टीम के साथ फॉलो अप, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंटल मीटिंग डेली बेसिस पे जो होती हैं, वीकली बेसिस पे, ये इसीलिए होती है कि अगर कोई दरमियान में ख़राबी है तो वह भी पकड़ ली जाए, बजाय ये कि डेडलाइन के बाद हम सोच रहे हैं कि काश अगर हमने वो पहले दूर कर ली होती तो शायद हमारा प्रोजेक्ट और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होती। तो ये सारा प्रोसेस जो 8 एरियाज़ हैं, ये डेली बेसिस पे आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद, अब मिसाल के तौर पे F&B हमारा एक डिपार्टमेंट है, आपका जिम का देख लीजिए, ठीक है ना। अब इनके ज़िम्मे कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं है कि अगले 2 महीने बाद उसकी पूछगिछ करनी हो, ये तो कंटिन्यूसली फुल टाइम परमानेंट डिपार्टमेंट है और ये जब तक क्लब है ये रहेगा। तो हमारे यहाँ तो ईयर एंड पे जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होती है उसमें एज अ टीम आपकी इस तरह से भी देखेंगे कि डेली बेसिस पे इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस यानी इंडिविजुअल पे फोकस रखेंगे और इंडिविजुअल को इम्प्रूव करेंगे तो वही इंडिविजुअल टीम का भी तो हिस्सा है ना। तो जब एक इंडिविजुअल को फोकस करेंगे उसके साथ 5 इंडिविजुअल फोकस करेंगे डेली बेसिस पे तो 5 की इम्प्रूवमेंट ऊपर जाएगी। तो वो जब एक टीम का हिस्सा बनेंगे तो 5 की परफॉर्मेंस मिल के टीम बनती है, टीम बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारे एरियाज़ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जब एक्सरसाइज होंगे तो वो मिल के फिर आपकी बनती है। अच्छा, नसीर का एक था कि हम एज अ टीम और वर्क ग्रुप के ऊपर कुछ पूछा था आपने। मैंने ये कहा था कि हाँ इस्लामाबाद क्लब हम अपना आपको एज अ वर्क ग्रुप समझ लें या एज अ टीम समझ लें। अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वर्क ग्रुप और टीम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप कुछ लोग मिलके वर्किंग ग्रुप है ना, उसमें ग्रुप के अंदर कुछ लोग वर्किंग वाले डाल दें और वो काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरी नहीं आपस में अटैचमेंट भी हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर उर्दू में 2 लफ्ज़ बोलूँ, इज्तिमा, कुछ लोग जमा हो जाएं, ठीक है, तो वो इज्तिमा हो गया। मगर इज्तिमा को आप कौम तो नहीं कह सकते। कौम का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे उसी गैदरिंग के ऊपर तो कौम एक पर्पज़ होगा, विज़न होगा, सेंस ऑफ कनेक्टिविटी होगी। हर बंदा दूसरे के फेलियर को अपना फेलियर समझेगा, हर बंदा दूसरे की अचीवमेंट को अपनी अचीवमेंट समझेगा। तो गैदरिंग में, इज्तिमा में और अवाम में यही फ़र्क होता है कि कुछ लोग जमा हो जाएं अगर एक जगह पे तो वो मजमुआ है कुछ लोगों का, वो टीम नहीं होगा। टीम पर्पज़ के साथ और इन सारे एरियाज़ के साथ बाहमी कनेक्टेड होगी। तो इसलिए जब वो कनेक्टेड होगी किसी पर्पज़ के साथ, किसी काम के साथ, उसमें लॉयल्टी भी कनेक्टेड है, उसमें कमिटमेंट भी कनेक्टेड है, उसमें पर्पज़ भी कनेक्टेड है। उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वर्किंग ग्रुप में ये होगा कि भाई आपस का कॉन्फ्लिक्ट आपस में हल करके तो फिर हमारे पास आ जाओ। बट जब टीम में जाएंगे आप तो वो कॉन्फ्लिक्ट उन 2 लोगों का नहीं होगा, वो ये समझेंगे कि ये हम सब इसमें इन्वॉल्व इसलिए होना चाहते हैं कि इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट से हम सब के काम की रफ्तार भी और एनवायरनमेंट भी मुतासिर हो रहा है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म करना चाहिए। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये है कि वर्किंग ग्रुप और बड़ी जगहों पे भी कायम है। आप पीसी में चले जाएं, मैरियट में चले जाएं, सरीना में भी चले जाएं, वहाँ सेंस ऑफ अटैचमेंट, अब नाम मैंने सेंस में लिया कि वर्किंग ग्रुप वहाँ पे भी हैं, मगर सेंस ऑफ अटैचमेंट वहाँ पे आती है जहाँ पे आप टीम वर्क के साथ उसमें कनेक्टिविटी और केयर डाल दें। वर्किंग ग्रुप के तहत तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और घर में अगर किसी कोई एम्प्लॉई है बीमार है, वो हॉस्पिटल चला गया, जैसे हमारा एक वेटर था जो छत से गिरा था तो वो हॉस्पिटल पहुँच गया, वो घर पे था, बच्चों के साथ खेला था, छत से गिरा, हॉस्पिटल पहुँच गया। एज अ वर्किंग ग्रुप हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ड्यूटी पे नहीं है और वो भी ड्यूटी पे नहीं था। बट एज अ टीम हमने ये सोचा कि हमारा टीम मेंबर है, ड्यूटी टाइम ख़त्म होने से वो रिश्ता नहीं टूटा। तो हम मैं भी घर पे था, वो भी घर पे था, तो हमारी टीम उसी तरह पहुंची जैसे वो ऑन जॉब एक्सीडेंट हुआ। तो बस ये फ़र्क है वर्किंग ग्रुप में और टीम में कि टीम इमोशनली कनेक्टेड होती है, वर्किंग ग्रुप का इमोशनली कनेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है। जी, मेरे ख्याल से अगर हम इसको ब्रीफली करना चाहें ना, तो टीम जो है वो स्पेसिफिक एक जो पर्पस होता है ना, कॉमन गोल के ऊपर होती है। टीम स्पेसिफिक कॉमन गोल के साथ लिंक्ड होती है। वर्क ग्रुप जो होता है वो जनरल, कॉमन और अनकॉमन दोनों गोल्स पे होता है।
सो दैट डिपेंड्स, अब टीम क्या है वो आपको समझ आ गया कि स्पेसिफिक कॉमन गोल है। इस्लामाबाद क्लब ने मेरी कि मैं हमें टीम देखें इस्लामाबाद क्लब आप वर्क ग्रुप जनरली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्क ग्रुप, क्योंकि डिफरेंट वर्क ग्रुप्स होते हैं, डिपार्टमेंट भी है आपका वर्क ग्रुप है, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट जो है ना वो एक ही लेकिन छोटी सी लाइन है, मतलब टीम क्या है। एक जुमले में इसके सवाल का जवाब जी। दें। सीट का सवाल है जी। आपने डिस्टिंक्शन तो बड़ी क्लियर ड्रॉ कर दी है, जी। ठीक है ना। सी का सवाल है कि इस्लामाबाद का प्लेयर खड़ा है, वर्क ग्रुप है, आर बी वर्क ग्रुप और टीम। मेरे ख्याल में वी वर ए वर्क ग्रुप, वी आर ट्राइंग टू बिकम ए टीम। देखिए परफेक्ट टीम दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में वजूद में नहीं आई, ठीक है, बट वी आर ट्राइंग टू गेट एज क्लोज एज बीइंग ए परफेक्ट टीम एज पॉसिबल। वो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहाँ हम एक टीम बन रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी हम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं, वर्किंग ग्रुप से टीम की तरफ। जी आप हिस्ट्री में आपको वर्किंग ग्रुप्स बहुत नजर आए। किसमें? ग्रुप सी में सॉरी सर आगे वो मुबीन साहब बड़ा अच्छा समझा रहे थे। मेरा क्वेश्चन उसमें ये था कि जो नादिया ने क्वेश्चन किया कि आइडेंटिफाई उसको कौन करेगा, कौन? तो ये जैसे किसी में अगर वीकनेस है टीम के अंदर, अच्छा तो उसमें leader identify नहीं, करेगा उसमें आइडेंटिफाई कौन करेगा? वीक टीम लीडर को। उसमें टीम मेंबर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें टीम लीडर अगर डायरेक्टली ऑपरेशन में इन्वॉल्व है और ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन ही मैनेज करता, तो वो अगर डायरेक्टली उनके साथ, जैसे आप दोनों हैं तो आप टीम लीडर ही हैं ना, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं, ऑपरेशंस भी देखते हैं। मैं भी एक सेंस में अपनी कैपेसिटी में टीम लीडर हूँ, मगर मैं आपके साथ ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं बैक एंड पे बैठ के ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूँ, तो मैं ऑपरेशन को उस हद तक जानता हूँ जिस हद तक आप मुझे बताते हैं। तो आप दोनों बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेम टाइम, आप दूसरे टीम मेंबर से फीडबैक लेकर उसको इवेलुएट करके, इन्वेस्टिगेट करके उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके ऑन द फ्लो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप दोनों जब हमारे पास रिपोर्ट लेके आते हैं तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके, ताकि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको मज़ीद प्योरीफाई कर लें, उसको भी हम देख सकते हैं। तो टीम मेंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टीम लीडर भी आइडेंटिफाई कर सकता है। और बाज़ का सिचुएशन ऐसी क्लियर हो जाती है कि अगर आप ऑपरेशंस पे हों, मेंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे, यानी, और अगर हम जनरली कहें तो गेस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकता है। बाज़ का एक आदमी है या टीम मेंबर है, वो आपके साथ ऑपरेशनली भी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ठीक है, मगर गेस्ट के साथ बदतमीज़ी करता है, तो बाज़ का गेस्ट भी आइडेंटिफाई करने में अपना एक्सटर्नल फीडबैक के ज़रिए रोल प्ले करता है उसमें। इसमें एक चीज़ जी। सही जैसे आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा ये सेंसिटिव मामला होता है कि एक तो आइडेंटिफाई करना और फिर आइडेंटिफाई को प्रेजेंट करना। आइडेंटिफाई करना अगर टीम मेंबर, नॉर्मल एक जो ट्रेंड होता है या एक इंसान की साइकोलॉजी है कि जब इक्वल लेवल पे दो बंदे हैं और एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर की गलती को आइडेंटिफाई कर रहा है तो कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मेन रोल टीम लीडर का है कि उसको आप अप्रोच करें और आइडेंटिफाई को प्रेजेंट जो है वो टीम लीडर करे, उसको एक अपने तरीके से उसको बता रहा है। अदरवाइज इसमें कोई अर्थ नहीं है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक टीम मेंबर दूसरे पेयर जब आप होते हैं तो एक पेयर अपने दूसरे कोलीग को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ द कल्चर ये होता है कि उसमें कन्फ्लिक्ट, इसलिए आपके पास एक क्लियर प्रोसीजर हो, इसीलिए ये हायरार्की बंदी भी आपको होती है, इसलिए कि टीम लीडर उसमें। मुबीन साहब की बात को अगर मैं यूँ कहूँ अपने ग्राफ में कि अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करना है अपनी टीम के अंदर, तो इनमें से ऑलमोस्ट हर कोई चीज़ ऐसी है जो आप किसी ना किसी लेवल पे डेलीगेट कर सकते हैं। डिसिप्लिन कभी डेलीगेट ना करें, क्योंकि जब आप अपने किसी और टीम मेंबर से कह देंगे जो आपसे जूनियर है मगर बाकियों से सीनियर है कि अगर किसी का डिसिप्लिन का भी इशू है तो वो भी आप मैनेज करो, तो फिर आपके डीएच या सेक्शन हेड होने का फ़ायदा नहीं है। ये आप अपने हाथ में रखें डिसिप्लिन। आप ये दूसरों को इख्तियार दें कि वो इंडिकेट करें किसी की परफॉर्मेंस, मगर उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका इवैल्यूएशन, उससे बात करना वो आप एज अ सेक्शन हेड अपने पास रखें, ताकि ऑपरेशनली आपसे जो नीचे और बाकियों से ऊपर है उसका ऑपरेशन कनेक्शन बाकी टीम मेंबर से ख़राब ना हो। वो ये ना समझे कि हमें हमारे सेक्शन हेड को रिपोर्ट करके ये बंदा हमें पनिशमेंट करवाने पे रहता है। तो आप चुपके से आप बता से अपने टीम लीडर को, अपनी टीम लीडर का रोल है कि वो किस तरह से इस इशू को हैंडल करता है कि उसके बाकी टीम मेंबर्स के दरमियान कोई ऐसा ग्रीवेंस पैदा ना हो कि ये जानबूझ के मेरे पीछे लगा हुआ है।
या मेरे काम के हवाले से मुझे बदनाम करने के चक्कर में। तो डिसिप्लिन जब आप डेलीगेट करेंगे जूनियर्स को, जो कि बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ क्लैश थोड़ा सा क्रिएट हो जाए, ये बहुत ज़्यादा हो जाए। और एक क्वेश्चन जी जी शाहिद का और ये तरीन का ऐसा होंगे कि वो बैलेंस की बात कर रहे थे, और ये कुछ उसी से रिलेटेड मुझे उसी का एक सब्सिडी क्वेश्चन लग रहा था कि मेन एक चीज़ होती है टीम परफॉर्मेंस के अंदर कि टीम की फॉर्मेशन। तरीन ने क्वेश्चन किया था कि बैलेंस होना चाहिए कि नहीं बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन टीम को तो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। दूसरा पार्ट था कि जी क्या एक स्किल सेट के होने चाहिए तो बैलेंस होगी, कि मुख्य स्किल सेट के तो होंगे बैलेंस होगी, कभी भी टीम के अंदर एक स्किल सेट का बंदे नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। अगर सारे एक स्किल सेट के बंदे होंगे तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा और कुछ नहीं होगा। टीम के अंदर आपके मुख्तलिफ स्किल सेट के लोग होते हैं, कुछ जैसे अभी डॉक्टर ने बीच में कहा कि कुछ सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं, कुछ बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो आप सबके साथ मिल के फिर एक बैलेंस टीम। हाँ, अगर आप सारे एक्सपर्ट लेके आ जाएंगे तो फिर वो हाल होगा जो पीटीआई में है, सारे बड़े एक्सपर्ट लेवल के लीडर, टॉप लीडर बैठी है, तो मिल के एक टीम बन रही होती है बेसिकली। तो टीम फॉर्मेशन बड़ा क्रिटिकल रोल होता है उसमें। एक चीज़ और मुझे भी याद है कि टीम परफॉर्मेंस में 4 स्टेप्स हुआ करते हैं जिससे आपकी टीम। आप इधर तशरीफ लाए ना, ये गोल्डन वर्ड रिकॉर्ड भी उसमें उसके अंदर होता है कि सबसे पहले जब टीम बनाते हैं तो आपकी फॉर्मेशन होती है, टीम फॉर्म किसी भी कॉलेज की फॉर्मिंग होती है। फिर उसके बाद स्ट्रॉमिंग का एक चीज़ आती है, उसके बाद नॉर्मिंग होती है और उसके बाद परफॉर्मिंग होती है। परफॉर्मिंग सबसे एंड पे आती है। टीम परफॉर्मेंस ये नहीं कि फॉरन आपने की और टीम ने परफॉर्म, कि टीम जैसे मैं एग्जाम्पल लास्ट टाइम इसी सेशन में अगर आप उसको देखें तो एक ट्रेनिंग ग्रुप बना हमारा और उसके अंदर वो एक चीज़ फॉर्म की गई, एक ट्रेनिंग ग्रुप फॉर्म किया गया। उसके बाद हमने लास्ट सेशन में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कि जी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, गोल क्या होंगे क्लब के। हमने वो स्टॉर्मिंग थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग उसके ऊपर की बैठ के सब ने अपने अपने उधर से भी आइडियाज़ आए, इधर से भी आइडियाज़ आए, इधर से भी वो एक टीम बन गई। सपोज ये टीम है तो जिसने क्लब के गोल्स के ऊपर एक प्रोसेस डिफाइन करना। सपोज हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, तो हमने पहले की टीम फॉर्म कर ली, उसके बाद फिर आइडियाज़ की बम्बारमेंट हो गई और उसके बाद हमने उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बड़ी अच्छी तरीके से ने उसको लीड किया और हमने बड़े अच्छे तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग थी इस टीम में। इसके बाद अगला लेवल जो एक प्रेजेंटेशन होनी है अगली में, वो होनी है नॉर्मिंग। मतलब कि अब इसको नॉर्मलाइज भी तो किसी एंड कंक्लूड भी तो करना है। इतने सारे आइडियाज जब एक टीम ने कर लिए डिस्कस तो उसको नॉर्मलाइज करना है। तो हम अगली सेशन में आप देखेंगे कि उसको कंक्लूड कर रहे होंगे कि हमारे क्लब ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम कंक्लूड कर लेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे, नॉर्मिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये तीसरा प्रोसेस है नॉर्मिंग का। तो चौथा और आखिरी प्रोसेस होगा फिर हम परफॉर्म करना शुरू करेंगे। जब वो पॉलिसीज बन जाएंगी तो फिर पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली हम फिर परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म हमारा लास्ट स्टेप होता है। उसके अंदर एक और एग्जांपल मुझे भी इनकी जब हमने लास्ट टाइम F&B के अंदर अप सेलिंग का एक प्रोजेक्ट किया था, तो अप सेलिंग में पहले एक चीज़ सिक्स साहब ने एक आइडिया दिया इन्होंने कि जी एक अप सेलिंग की कोई चीज़, तो एक फॉर्म की, टीम फॉर्म की उसके अंदर। तो वो फॉर्मिंग वाला हमने पूरा एग्जैक्ट, अगर हमें प्रोसेस पता तो हमें पता होगा कि हमने उस प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना। फॉर्मिंग की, फिर उसके बाद फिर हमने नॉर्मिंग स्ट्रॉमिंग की इसके ऊपर। यानी कि अगर ये जो 3-4 लोगों की टीम बनी थी जिसमें मकबूल, डॉक्टर साहब, मैं, हसन साहब थे, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसके अंदर कि कैसे उसको कैसे अपसेलिंग करेंगे। फिर हमने फाइनल सेक्शन, उसके बाद फिर हम नॉर्मिंग की, नॉर्मलाइज किया और फाइनल जो हमारे जहन में जो आइडियाज आए थे वो हम सेक्शन के पास लेके गए और इनको हमने क्या कहा ये चीज़ करें। फिर उन्होंने इसको फाइनलाइज किया प्रोजेक्ट को। उसके बाद नॉर्मलाइजिंग के बाद फिर हमने परफॉर्म करना है। फिर हमने ये चीज़ दी जाके F&B के स्टाफ को कि जी अब ये आपके पास है और अब इसको आप परफॉर्म करें। डे 1 पे कभी भी हमने ये नहीं कहते कि अपसेलिंग करनी है, ले पकड़े और जाके परफॉर्म करें। तो उसका पूरा प्रोसेस किया और उसके बाद फिर टीम कहीं जाकर परफॉर्म करें। अच्छा, आज का जो सेशन था उसमें टीम फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन फोकस नहीं था, मगर चूँकि अब ये लिख लीजिएगा मकबूल आप भी कि कोई हम सेशन नेक्स्ट करेंगे टीम मैनेजमेंट, ये होती क्या है, बनती कैसे है और बाकी सारी। हमारा सिर्फ फोकस ये था कि आपके पास एक टीम है,
आपको पहले से पता है टीम बनती कैसे है, सब चीज़ें ज्यूम करके कि टीम एवेलुएट करने वाला भी समझदार आदमी है, टीम मेंबर्स भी अच्छे हैं, तो फिर आपने ये एवेलुएशन कैसे करनी है। मगर टीम बुनियादी तौर पे होती क्या है, बनती कैसे है, ख़राब कैसे होती है, ग्रो कैसे करती है, ये सारी चीज़ें हमारे मौजू का नहीं थी। तो इस पर सेपरेट ये जब हम कंक्लूड कर लेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तो फिर शायद हम टीम मैनेजमेंट पे सीरीज़ स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो बहुत, जैसे आपने वर्किंग ग्रुप और टीम का, तो टीम के प्रोसेस से गुज़र के कैसे लोग वर्किंग ग्रुप से टीम प्रोसेस में आते हैं, तो शायद हम नेक्स्ट सीरीज़ जो टीम मैनेजमेंट पे कर लेंगे इसको कंक्लूड करने के बाद। तो अब ये है कि और कोई सवाल नहीं है तो मैं सर एक टेक्निकल टास्क है जी जी और उसमें हम रॉ मटेरियल टीम के अंदर रख देते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है परफॉर्मेंस के ऊपर, टीम परफॉर्मेंस के क्या ऊपर? मतलब? ये टोटल रॉ मटेरियल है जबकि वो टास्क बहुत टेक्निकल है। ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में शुरू से जॉब्स में 20 ईयर्स से होता है। तो उस रॉ मटेरियल का क्या इफेक्ट उस परफॉर्मेंस पे होता है? टोटल आप रॉ मटेरियल 2-3 लोग बीच में डाल दें ताकि उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए आपके साथ। अच्छा, उस टास्क के अंदर मैं चूँकि इंटर्नशिप जैसे इंटर्निस या अप्रेंटिस को ऐड कर देते हैं नहीं हूँ तो जवाब नहीं देना, इधर आगे तो नहीं देना। नेक्स्ट सेशन में रखें। मुझे चूँकि खांसी है इसलिए ये सवाल मेरे सर से गुजर गया, तो मैं मुबीन साहब से गुजारिश करूँगा इधर तशरीफ लाएं। आखिरी सवाल तो एंटरटेन करने तो फिर मुबीन साहब के बाद फिर मैं बदीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। आ जाए सर, जैसे हमारे जिम में सपोज एक समझ आ गई उन्होंने? हाँ, उसमें जैसे रॉ मटेरियल तो बिल्कुल हमने स्टार्ट से जिनको लेके चलना है। तो आपके सवाल के जवाब के लिए मैं मुबीन साहब क्या था दोबारा? सर, टेक्निकल टास्क में मैन पावर इसमें अगर कोई 1-2 लोग रॉ मटेरियल में हो, ये नहीं कि बिल्कुल हमें उनको रॉ हैंड हो, बिल्कुल उनको पता ना, तो उसको क्यों कैसे ऐड करें, आपका ये क्वेश्चन है? यानी कि टीम में उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट होता है या? नहीं, वो बिल्कुल ये होता है, ये एक अच्छी टेक्निक्स होती हैं आमतौर पर प्रोजेक्ट बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसके अंदर तो ये ख़ास तौर पे ये ट्रिक यूज़ किया जाता है, बल्कि ये एज अ ऑब्जेक्टिव के तौर पे लाते हैं कि आपकी एक टीम है, टीम के अंदर ज़ाहिर बात है कुछ लोगों ने नए भी तो ट्रेंड होना है ना। अब ट्रेनिंग के से अब जब नए रिसोर्स आएंगे उनको ट्रेन करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की ट्रेनिंग आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक, ये तो एक अलग पार्ट होता है। कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जो कि आप उनको हैंड्स ऑन और ऑन फील्ड ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पे जैसे किचन में आप देख लें, किचन के अंदर एक पूरी टीम है, उसके अंदर इंटर्निस भी आ जाते हैं। अब इंटर्निस का मेन रोल आपका वो नहीं, उस डिश की प्रिपरेशन में उनका उस तरह का रोल नहीं होता, बेशक उन्होंने चीज़ें ही पकड़ानी हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनका ये होता है कि इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाता है और बेसिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उस डिपार्टमेंट के या उस चीज़ के वो उनको पता लग जाता है। यस, आपकी किसी भी टीम के अंदर, मेरे ख्याल में कोई भी आप टीम बनाएं, टीम के अंदर आपके पास कुछ फ्रेश रिसोर्स एक आध लाजमी हो ताकि उनको आप फर्दर ट्रेन कर सकें, अदरवाइज वो तो ट्रेन ही नहीं होंगे कभी भी। जो एक्सपर्ट था वो भी एक नारे वो उस प्रोसेस वो क्या था जो एक्सपर्ट बने आज वो भी डे 1 वो भी एक नालायक था, हाँ जी बिल्कुल ऐसा यही तो जो एक्सपर्ट था वो भी एक दिन बिगिनर था, क्योंकि होता था एक्सपर्ट एंड पे नालायक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन था उसमें मकबूल साहब, आमिर और डॉक्टर साहब ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी और आप लोगों ने सुना, क्वेश्चन आंसर किए। इट्स मीन कि आप लोग ओपन माइंड के साथ बैठे हैं और चीज़ को सुन रहे हैं। मेरा आपसे, जो जूनियर मैनेजमेंट हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, उससे 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पे जमा क्यों हुए हैं? आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स सीखने के लिए, लर्निंग, आप लर्नर हैं, सीखने के लिए, क्लैरिटी के लिए, सब कुछ चीज़ें क्लैरिटी, कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए और कुछ पुरानी अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और इससे हम जो कुछ सीख रहे हैं, इससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। एंड रिजल्ट ये कि हमने ओवरऑल इससे जो कुछ सीख रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हम सीख रहे हैं।
इसका एक रिजल्ट। ये पीछे कारी साहब वाली लाइन में से कोई बोले प्लीज। जी इम्प्रूवमेंट जी। और बस काफी है सर। मालिक साहब आप बताएं ना, बिस्मिल्लाह आप बताएं ना। देखिए हम लोग जहाँ पे जब जमा होते हैं और कोई भी ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाता है इस लेवल पे, तो उसकी कोई रीज़न होती है। अभी मिस नादिया का क्वेश्चन था कि टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है अचीव हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जमा होने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि वो दो बंदे जिनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड है उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट हेड लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे, और उसकी क्योर हो रही है। दैट्स वाई वी आर हियर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, ताकि उसमें परफेक्शन आ जाए, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। और सेकंड जो क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ, बंदे को आने पहले ये एक मैं एक आप अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ ये, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप लोग यहाँ से कोई भी सेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद जाते हैं तो क्या करते हैं? वो वैनिश हो जाता है, या उसको अपने जॉब में जिसके लिए हम आपको यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं उसमें कहीं लाते हैं। कोई एक बंदा कोई एग्जांपल देगा, किसी ने यहाँ से कोई चीज़ सीखी हो और उसने जाके अपने डिपार्टमेंट में अपनी ऑन जॉब उसको अप्लाई किया हो? एनीवन? यही कोशिश होती है कि जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ठीक है, जाहिद आपका एक क्वेश्चन था वो बताएं जो आपने डॉक्टर साहब से पूछा था। मैंने ये पूछा था कि जब टीम जो है टेक्निकली कॉम्पिटेंसी के साथ बनाई जाती है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कहाँ जरूरत पेश आती है? वो डॉक्टर यहाँ ज़रूरत आती है, ये जो भी आप बता रहे हैं। जब आप यहाँ से सीख के जाते हैं तो आप नीचे वाले अपने स्टाफ को बता रहे होते हैं कि भाई ये करना ये नहीं करना, ताकि वो गोल कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो क्लियर हो, ताकि हम एज ए टीम वर्क के साथ जो काम हम करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करना चाह रहे हैं, वो हो जाए। दूसरा यहाँ पे मुबीन साहब ने जवाब दे दिया कलीम की बात का। कलीम ने पूछा था कि जी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस जो है वो टीम का, तो बैलेंस टीम आपके डिपार्टमेंट में भी है, मेरे डिपार्टमेंट में भी है, एज ए होल भी हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। अब MIS का बंदा जो है, जो MIS में टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो परचेजिंग नहीं कर सकता। जो परचेजिंग का बंदा है वो जाके HRM का काम नहीं कर सकता, F&B का बंदा जाके इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकता। ये वो लेवल है। दिस इज द बैलेंस ऑफ दैट मैनेजमेंट, कि हमने बंदे जो हैं वो वैसे ही हायर नहीं किए, इस तरह हायर किए हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम। अभी कुछ लोगों के और